नमस्कार, आप सभी का महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी विषय में प्रकरण समास और उसके भेद का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल में जाना था कि समास क्या होता है, किसे कहते हैं समास। एक बार पुनः मैं आपके लिए दोबारा दोहरा देती हूँ। समास क्या होता है? समास का मतलब ही क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी उसको छोटा बनाना, किसी बात को छोटा बनाना। तो शब्दों के उस सार्थक समूह को कहते हैं जिससे मिलकर के क्या बनता है? समास बनता है। ठीक है, उन्हीं के मेल को हम समास कहते हैं। अब समास में क्या होते हैं? उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उन भेदों में से हमने अब तक क्या पढ़ लिए हैं? एक भेद हमने पूर्ण कर लिया है, जो था अपना अव्ययीभाव समास। अब अगला हम देखेंगे तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास में क्या है, इसके अंतर्गत ये आता है, इसमें पहला पद प्रधान है और दूसरा पद जो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं उत्तर पद। उस उत्तर पद में वो क्या है? वो गौण होता है। और गौण का अर्थ क्या होता है? छुपा हुआ होता है। उपस्थित है लेकिन छुपा हुआ होता है। तो चलिए अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है आपके। अब इसके अंतर्गत आप देखिए क्या है कि तत्पुरुष समास में इस समास में पहला पद क्या है? आप देखिए कि प्रधान है। क्या है? पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है? गौण होता है। गौण का अर्थ मैंने आपको जैसे कि बताया, क्या होता है? छुपा हुआ, लुप्त है लेकिन क्या उसके अंदर उसका अर्थ छुपा हुआ है। तो ये कहलाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम क्या करते हैं? उसके भेद लेते हैं। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद किस पर निर्भर करते हैं? कारक की विभक्तियों पर करते हैं। भेद किसके ऊपर करता है? कारक की विभक्तियों पर। यह एक ऐसा समास है जिसमें यह कारक का उपयोग किया जाता है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये इस तत्पुरुष समास की क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। बाकी और कोई जो है समास में कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रत्येक समास का भेद अपने आप में एक अपनी विशेषता लिए हुए होता है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसके अंतर्गत क्या होता है? नंबर 1 पे क्या आएगा? अपना कर्म तत्पुरुष। क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष। अब आप इसमें देखिए, कर्म तत्पुरुष में मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें हमने बता दिया है कारक की विभक्ति। इसमें कौन सा नहीं होगा? एक तो कर्ता वाला कारक विभक्ति नहीं होगी, और दूसरी जो अपने सबसे लास्ट वाली 8वीं विभक्ति जो होती है संबोधन विभक्ति, जिसमें हे, ओ, भो, अरे का प्रयोग किया जाता है, यह शामिल नहीं होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, फिर आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, ठीक है, और करण तत्पुरुष के पश्चात अपना क्या आएगा? तीसरे नंबर पे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान सॉरी, उसके पश्चात आएगा अपने संप्रदान के पश्चात अपादान। क्या आएगा? अपादान तत्पुरुष। और फिर क्या आएगा? 5वें नंबर पे अपना अधिकरण तत्पुरुष। क्या आएगा? अधिकरण तत्पुरुष। तो ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के भेद है। क्या है? सारे तत्पुरुष समास के भेद है। चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि अब ये होते क्या हैं, इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष। क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष।
अब आपको पता है कि कर्म कारक की विभक्ति में कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? को होता है। क्या होता है? को होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमने कारक पढ़ रखे हैं तो पिछली कक्षा के अंतर्गत, तो को विभक्ति चिन्ह आता है। तो आप ये देखिए इसके अंतर्गत उदाहरण जो बनेगा, तो उदाहरण के अंतर्गत आप हम देखते हैं क्या बनेगा कि जैसे लिख लेते हैं अपन सबसे पहला ग्राम गत। क्या लिखा हुआ है? ग्राम गत। फिर पद प्राप्त। क्या लिखा हुआ है? पद प्राप्त। उसके पश्चात दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा? सर्व प्रिय। क्या हो जाएगा? सर्व प्रिय। ये 3 उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे हुआ है। इसका प्रयोग हम देखते हैं। देखिए ग्राम गत, ग्राम को गत। गत का मतलब क्या होता है? गया। गत का अर्थ क्या होता है? गया, यानी कि गांव को गया। अब पद प्राप्त, तो क्या हो जाएगा? पद को प्राप्त। किसी को पद मिला है, किसी को पोस्ट मिली है, तो हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पद को प्राप्त। सर्व प्रिय, तो सर्व को प्रिय, सर्व को प्रिय। तो आपने देखा इसके अंतर्गत कि किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? को विभक्ति का। हम ये देखते हैं तो तत्पुरुष समास में कौन सा आ रहा है? ये कर्म तत्पुरुष आ रहा है। अब अगला हम देखेंगे इसी में दूसरा इसका तत्पुरुष का भाग कौन सा है? भेद कौन सा है? करण तत्पुरुष। कौन सा है? करण तत्पुरुष। अब आपको इसकी विभक्ति का चिन्ह याद है? कौन सा था? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल, कि से या द्वारा। से या द्वारा। तो ये इसका विभक्ति चिन्ह है, यानी कि ये से कौन सा है? जुड़ने वाला। कौन सा है? जुड़ने वाला है। तो अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? इसका उदाहरण देखते हैं, जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं भावपूर्ण। क्या हो जाएगा? भावपूर्ण। नंबर 1 ये हो गया भावपूर्ण। इसके बाद है बाण, बाणाहत। क्या हो जाएगा? बाणाहत। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये इसमें करण तत्पुरुष का किस प्रकार हुआ है। भाव से पूर्ण। क्या हो जाएगा? भाव से पूर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा? बाणाहत। बाण से आहत। क्या हो जाएगा? बाण से आहत। तो ये जो है अपने उदाहरण इसका, तो हम देखते हैं से। अभी जो से का भाव है ये किसका हमें बता रहा है? जुड़े हुए किसी से। क्या है? भाव पूर्ण है, भाव से भरा हुआ है। और बाण से आहत हुआ है, वो बाण से आहत हुआ, अलग नहीं हुआ है। किससे हुआ है? अभी जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और कौन सा तत्पुरुष हो गया है? करण तत्पुरुष हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4 पे अपना कौन सा भाग आ जाता है इसी का? हम संप्रदान। कौन सा आ जाता है? नंबर 4 पे आ जाता है अपना संप्रदान तत्पुरुष। बिल्कुल सही है। देखिए आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि समास के बारे में। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? के लिए। कौन सा होगा? के लिए। बिल्कुल एकदम सही सही। बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं हमारे और जवाब भी दे रहे हैं। के लिए का प्रयोग किया जाएगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या होता है। इसके उदाहरण होता है कि सबसे पहला हो जाएगा गुरु दक्षिणा। क्या हो जाएगा? गुरु दक्षिणा। क्या हो जाएगा? गुरु दक्षिणा। नेक्स्ट अपना कौन सा हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा?
विद्यालय, विद्यालय। फिर अगला कौन सा हो जाएगा अपना? राह, राह खर्च। क्या हो जाएगा? राह खर्च। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं पूरा विस्तार से इसको, है ना। ठीक, विग्रह करके इसका क्या कहते हैं उसको? विग्रह, समास विग्रह। तो गुरु के लिए दक्षिणा, किसके लिए? गुरु के लिए दक्षिणा, ये इसका विग्रह हो गया अपने समास का। और विद्यालय, मैंने आपको शुरू में भी इसका एक उदाहरण बताया था। तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। और आलय का अर्थ क्या होता है? घर। क्या होता है? घर होता है। राह, राह के लिए खर्च। क्या होगा? राह के लिए खर्च। बिल्कुल सही। देखिए, अब हम इसका देखते हैं इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। के लिए आ रही है ना, ये देखिए, के लिए, के लिए। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास में भी संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम इसका कौन सा करेंगे भाग? पांचवा भाग करेंगे। इसका कौन सा भेद? पांचवा भेद। तो पांचवा भेद क्या होगा? संप्रदान के बाद में अपादान। बिल्कुल सही। कारक के विभक्तियों चिन्हों के साथ में याद करते हुए अपादान तत्पुरुष। अब देखिए इसके अंतर्गत भी क्या आएगा? से आएगा। क्या आएगा? ये से है, लेकिन किस भाव के साथ में है? अलग के भाव के साथ में। जो हमने करण पढ़ा था वो सात के भाव में था, और ये क्या है? अलग के भाव में। किसके भाव में? अलग से अलग, ये भाव में। ठीक है, ये तो अपना ये हुआ। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये क्या होगा, इससे अलग किया जाएगा। देश निकाला, देश निकाला। पथ भ्रष्ट, क्या हो जाएगा? पथ भ्रष्ट। तो देखते हैं इसका अच्छे से, क्या है इसमें? देश से निकाला। तो देश से क्या हो रहा है? ये अलग हो रहा है। देश से निकाला। इसके बाद में पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी कि अलग हो गया है पथ से, बिल्कुल अपने उद्देश्य से भटक गया है। तो से जो आ रहा है इसके अंतर्गत, तो ये अभी तो हुए अपादान तक। फिर क्या आ जाएगा अपना? अपादान के पश्चात का के की, किसके अंतर्गत आता है अपना? का के की। तो फिर क्या आएगा? संबंध। का के की रा रे री, किस में आ जाएगा? संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? का के की। तो ये वाले इसके विभक्ति चिन्ह हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण देखते हैं कि गंगा जल, क्या हो जाएगा? गंगा जल, गंगा जल। और अगला क्या हो जाएगा अपने? नगर सेठ, नगर सेठ। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं गंगा के लिए जल, क्या हो जाएगा? गंगा के लिए, गंगा का जल, सॉरी, गंगा का जल, गंगा का जल। नगर, नगर का सेठ, नगर का सेठ। तो अब इसके अंतर्गत हमने देखा क्या आ रहा है? का। तो ये क्या आ रहा है? संबंध तत्पुरुष आ रहा है। तो इससे क्या ज्ञात होता है? संबंध तत्पुरुष। अगला हम देखते हैं अधिकरण, क्या आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष,
अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या आएगा अपने में पे पर, क्या आ जाएगा में पे पर, में पे और ये पर, ये सारे जो क्या है इसके विभक्ति चिन्ह है। क्या है विभक्ति चिन्ह है। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मछली कहाँ रहती है जल में, तो जल में मग्न, ठीक है। उसके पश्चात आप बीती, आप बीती और सिर दर्द। आप लोग कभी कभी लिख देते ना सिर पर दर्द, सिर में दर्द, ये अलग। देखिए इसमें ज्ञात हो जाएगा आपको कि सही वाक्य क्या है, सही शब्द क्या है। जल में मग्न, जो डूबा हुआ होता है ना उसको कहते हैं। आप पर बीती, आप पर बीती और सिर में दर्द, सिर में दर्द। ये हमारे क्या हो गए तत्पुरुष समास हो गए, जिसमें क्या हुआ हमने कारक की विभक्तियों के साथ साथ इसका ज्ञान किया है। अगला अपना आता है द्विगु समास। कौन सा आता है द्विगु समास आता है। तो हम क्या करेंगे अब सबसे पहले अगला कौन सा आ जाएगा तीसरा नंबर द्विगु समास। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं हम इसकी। द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास में होता है कि जिस समास का पहला पद कैसा हो संख्यावाची, कैसा हो संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, जिससे क्या ज्ञात होती है, जिससे व्यक्ति या वस्तु के परिमाण या संख्या का बोध हो। किसका बोध हो संख्या का बोध हो। इस समास को हम इस समास में समूह या समाहार के माध्यम से विग्रह किया जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तब क्या लास्ट में क्या आएगा समूह या समाहार आता है। तो देखिए एक बार वापस द्विगु समास के समझ। द्विगु समास देखो द्वि, सबसे पहले ही इसमें क्या बताया गया द्वि का मतलब ही क्या होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है दो, यानी कि इस समास की पहचान क्या है ट्रिक के रूप में देखा जाए तो, यानी यह क्या बता रहा है कि मैं खुद ही पहले क्या हूँ संख्यावाची हूँ, तो मेरा पहला पद भी कैसा होगा संख्यावाची होगा। तो जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाची हो और परिमाण, देखिए परिमाण क्या होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है मात्रा बताई जाए, थोड़ा है ज्यादा है, ये हमने विशेषण में पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना। तो उसमें ये बताया जाए। और जब इसको हम विग्रह करते हैं तब उसको क्या करते हैं समूह या समाहार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है कि यह क्या हो रहा है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि क्या होगा चौमासा, क्या हो जाएगा चौमासा। चौमासा
ठीक है, पहले हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं, फिर इसका विग्रह कर लेते हैं। फिर हो जाता है नवरात्र, नवरात्र या नवरात्रा, त्रिरत्न, त्रिरत्न, ठीक है, और शताब्दी, शताब्दी। अब हम इसका देखते हैं विग्रह। चौमासा, चौ, चौ का मतलब ही क्या होता है? चार। चौ का मतलब क्या होता है? चार। मासा यानी कि मास यानी कि महीने, मास का समूह, मास का समूह, ठीक है, ये हो गया। नवरात्र, नौ, नौ का मतलब क्या होता है? नौ रातों का समूह, क्या हो जाएगा? नौ रातों का समूह। अब क्या हो जाएगा? त्रिरत्न, त्रि का, ठीक है, त्रि रत्नों का समूह या समाहार, समूह या समाहार। और शताब्दी, देखिए शत का मतलब क्या होता है? 100, शत का मतलब क्या होता है? 100। अब्द मतलब क्या होता है? सदी, अब्द का मतलब क्या होता है? सदी। तो 100 सालों का समूह, शत अब्दों का समूह। सौ सालों का समूह, ये बात आती है अपने इसमें, ठीक है। तो ये अपने इसके उदाहरण है कि द्विगु समास में, देखिए द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है और ये क्या किससे व्यक्त किया जाता है? समूह या समाहार में व्यक्त किया जाता है। और इसमें देख लीजिए सब, ये देखिए आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। देखिए चौ, नौ, त्रि और शत, यानी कि इसका कौन सा पद प्रधान है? ये पहला पद प्रधान है। यहाँ पर भी देख लीजिए, इससे भी ज्ञात हो जाता है ये पहला पद है और बाकी का क्या है? इसका उत्तर पद है, ठीक है। इस उत्तर पद में ये सब आ जाता है। अब इसमें आपने देखा कि इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, साथ में मात्रात्मक भी प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है अपना द्विगु समास। नेक्स्ट आता है अपना 4th नंबर पे, कौन सा आएगा? द्वंद्व समास। क्या आएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी हाँ, द्वंद्व का मतलब होता है, एक तो होता है युद्ध, और युद्ध या समानता जो होती है वो किसके मध्य होती है? दो बराबर के लोगों के मध्य होती है। यानी दोनों ही तरफ से क्या होंगे? दोनों ही बलशाली होंगे, दोनों ही समान होंगे, तभी तो वो कार्य कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये समास भी अपनी पहचान बता रहा है। क्या बता रहा है? ये समास भी अपनी पहचान बता रहा है कि जिस समास में क्या हो? जिस समास में उसका पहला व दूसरा पद, जिस समास में पहला व दूसरा पद दोनों क्या हो? पद प्रधान हो। इसमें दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान हो। तथा पद के मध्य योजक चिन्ह अर्थात कैसा? ये वाला चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है। तथा विग्रह करने पर, विग्रह समझते ना, अलग करने पर, विग्रह करने पर या और एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
क्या किया जाता है? शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुई इसकी परिभाषा। क्या हुई? इसकी परिभाषा। चलिए देख लेते इसके उदाहरण कि उदाहरण में क्या होता है। जैसे कि माता पिता, माता पिता, रात दिन, अमीर गरीब, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो विलोम शब्द के रूप में होता है ना। तो उसमें हो जाता है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं? विग्रह। विग्रह में क्या हो जाएगा? माता और पिता। देख लीजिए योजक चिन्ह हटते ही और शब्द आ गया इसके अंतर्गत। और इसके अगला हो जाता है रात दिन, रात और दिन। फिर क्या आ जाएगा? अमीर या गरीब, अमीर या गरीब। तो ये देखिए ये अपने क्या हो गए? द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए हैं। आप देखिए इसमें पहला और पद दोनों ही पद प्रधान है। क्या है? पहला और दूसरा पद दोनों ही क्या है? प्रधान है। तो देखिए माता है तो पिता है, रात आती है तो अगला दिन दिन आता है, अमीर है तो कोई गरीब है। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए जब क्या होता है, फिर इसके में क्या होता है? योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। और जब ये हट जाता है, देख लीजिए जब ये हटा तो किसका प्रयोग हुआ? या और एवं शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे कि हमें ज्ञात होता है कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास की यही विशेषता है कि उसमें पहला व दूसरा पद, कौन सा? पहला व दूसरा पद दोनों ही प्रधान होता है। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो अब देख लीजिए द्विगु और द्वंद्व में क्या अंतर हुआ? द्विगु समास में संख्यावाची पद होता है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी कि अब तक हमने जो समास पढ़े हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्विगु और द्वंद्व, तो कितने हो गए अपने समास? 4 समास पूर्ण हो गए हैं अब तक के। तो समास का आगे भी और भी पार्ट है, 2 पार्ट और बचते हैं। कौन से? कर्मधारय और बहुब्रीहि समास होता है। तो आज का देख लीजिए इसमें बराबर पूरे हो चुके हैं। इसमें उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने देखा होगा, समझने का प्रयत्न किया होगा। धन्यवाद।